हम पढ़ेंगे अध्याय 1 परिमेय संख्या के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 अंक में आते हैं प्रश्न पेपर में। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान ऐसा हो सकता है कि संख्या 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमें n का ऐसा मान ज्ञात करना है कि जो संख्या 4 की घात n है वो शून्य पर समाप्त हो जाए। इसके लिए हम इस 4 के गुणनखंड निकाल कर देखते हैं। तो गुणनखंड निकालने पर हमें मिलता है कि इसके गुणनखंड में 2 गुणित 2 होता है, जबकि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 आता है। क्योंकि यहाँ हमारे पास में 4 के गुणनखंड 2 गुणित 2 है, अतः यह संख्या कभी भी n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हमें इसी को केवल थ्योरी के रूप में लिखना है कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 का होना आवश्यक है। संख्या 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 है, 5 नहीं है, अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो। तो ये हमारा प्रश्न पहला हो गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अध्याय 1 परिमेय संख्या का अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2 जो 2 अंक में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से हम भाग देंगे तो 2 3 6। तो इस प्रकार 6 के गुणनखंड निकल गए हमारे 2 गुणित 3। 20 के निकाल लेते हैं। तो 20 के निकल गए हमारे 2 गुणित 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 के गुणनखंड 2 गुणित 3। ऐसे ही 20 के लिख देते हैं 2 गुणित 5। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है, जिसका जोड़ा बन जाता है वो HCF रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों 6 के अभाज्य गुणनखंडों में भी आया है और 20 के भी। जो संख्या दोनों के गुणनखंडों में आएंगी वो HCF कहलाएंगी। तो यहाँ इसका 6 और 20 का HCF हो गया हमारा 2। अब LCM निकालने के लिए हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं या फिर इससे गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है तो हम इनसे साथ में अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 का भाग देंगे तो 3, अब 20 में भाग देंगे 2 का तो 10, फिर 2 से देंगे हम तो 3 जैसा का वैसा, 2 पंचे 10। अब 3 से दे देते हैं, 3 एकम 3, 5 जैसा का वैसा। अब 5 से भाग देंगे तो 1 और 1। अब जो आई है संख्या है उसका हम गुणा कर देते हैं। 2 गुणित 3 गुणित 5। इसका गुणा करने पर मिलेगा हमें 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। तो ये हमारा LCM है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्नावली 1.1 की जांच कीजिए कि संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो हमने उदाहरण 1 इसी प्रकार से किया था जो था 4 की घात n1। तो इसी के जैसा हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो हमें पता है कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होंगी जब उसके गुणनखंड में 2 या 5 हो। तो हम देखते हैं कि 6 की घात n है, इसके गुणनखंड में 2 गुणित 3 है। तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, अतः यह संख्या जो है वो
0 पर समाप्त नहीं होंगी। तो इसी को आपको लिखित रूप में लिखना है। तो हमने क्या लिखा है, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 होना आवश्यक है। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। अतः 6 की घात n संख्या का कोई भी 6 की घात n संख्या में n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। अतः संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 से 2 अंक के आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में 2 अंक में आते हैं और इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगला प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 से प्रश्न क्रमांक 3, 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करो। तो हम इसका HCF ज्ञात करने के लिए हमें 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं। ऐसे ही 15 के निकाल लेंगे और 21 के भी। तो 12 के गुणनखंड निकले हमारे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। ऐसे ही 15 के निकले हमारे 3 गुणित 5 गुणित 1 और 21 के निकले हैं हमारे 3 गुणित 7 गुणित 1। तो जो HCF होता है जो संख्या तीनों के गुणनखंड में आई है वही HCF है। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो इसका जो HCF आएगा हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, 3 गुणित 1। तो HCF इसका आएगा आपका 3। तो ये आंसर हो गया 12, 15, 21 का HCF जो है वो 3 है। 12, 15 और 21 का HCF 3। हमारा प्रश्नावली 1.2 से बहुत ही इम्पोर्टेंट कि 6 धन करनी 2 या 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करनी 5 या फिर 6 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमें विरोधाभास प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा कि माना कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q बराबरी से 6 धन करनी 2, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य है। अब हम 6 का इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो P/Q माइनस, ये 6 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर करनी 2। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो P माइनस 6 Q/Q तो इधर करनी 2, चूँकि यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय, और कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती। और अपरिमेय कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों का मान बराबर नहीं हो सकता। तो यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी गलत कल्पना हुआ है। अतः 6 धन करनी 2